हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी गोधूली का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लाल पान की बेगम। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जैसे कि आपको पाठ के साथ क्वेश्चन है और साथ में भाषा की बात है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करेंगे, चाहे वो आपका ग्रामर सेक्शन हो चाहे वो आपका क्वेश्चन आंसर हो। आप लोग बने रहिएगा। अभी से पहले चैप्टर 1 और हमने 3 को पढ़ा दिया, 1 से लेकर के 3 तक हमने पढ़ा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और जिस प्रश्न का आंसर आपको न समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि बिरजू की माँ इस कहानी की प्रमुख पात्र है, जो अपने स्वाभिमान, वर्चस्व और सौंदर्य गुण के कारण उसे लाल पान की बेगम कहा गया है। जिस प्रकार ताश के पत्तों में बेगम का स्थान उच्च होता है, वैसे ही बिरजू की माँ अपने गांव के पास पड़ोस में तथा अपने घर में अपना व्यक्तित्व और दबदबा तेवर के रूप में रहा करती है। और इन सब वजहों से हम कह सकते हैं कि बिरजू की जो माँ है वो लाल पान की बेगम है। यानी बिरजू की माँ की तुलना लाल पान यानी जो आपके ताश के गड्ढे की जो पत्ती होती है उससे की गई है। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि नवन्ना के पहले ही नया धान जुटा दिया। इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है। नवन्ना कहने का मतलब जो नया अन्न होता है ना, उसको पहले ही जूठा कर दिया। नवन्ना से पहले यानी नए जो अनाज है उसको पहले ही जूठा कर दिया। और इस कथन से बिरजू की माँ की कौन सी मनोभावना प्रकट हो रही है, ये आपको आंसर में बताना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि नवन्ना के पहले ही नया धान जुटा दिया। इस कथन से बिरजू की माँ के मन में भारतीय संस्कृति, धार्मिक तथा पारंपरिक आस्थाओं के प्रति गहरी आस्था और संवेदना का मनोभाव प्रकट हो रहा है। साथ ही बिरजू के द्वारा धान को जुटा देना गुस्सा का मनोभाव भी प्रकट करता है। यानी बिरजू की माँ की 2 तरीके का मनोभाव देखने को मिलता है। एक तो अपने भारतीय संस्कृति, धर्म और पारंपरिक जो आस्था है उसके प्रति, और दूसरा जो उसका मनोभाव है वो गुस्सा। ठीक है, ये दोनों गुण को यहाँ पे दर्शा रहा है या दोनों गुणों को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जिसमें देखिए कहा गया है कि बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कुढ़ रही थी। आइए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि बिरजू की माँ 2 कारणों से मन ही मन कुढ़ रही थी। पहली यह कि उसे मेले में जाने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके पति ने बैलगाड़ी से बलरामपुर का नाच अर्थात मेला घूमने का वादा किया था, लेकिन शाम से रात होने तक उसका पति अभी गाड़ी लेकर नहीं आया था। और दूसरी अपने बच्चों की हरकतें को देखकर, क्योंकि बिरजू मेला में जाने को लेकर लोट-पोट रहा था और चंपिया अभी तक सहुआइन की दुकान से गुड़ लेकर नहीं लौटी। इन कारणों से वह मन ही मन कुढ़ रही थी। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में कहा गया है कि लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो देखिए लाल पान की बेगम जो शीर्षक है, कहानीकार ने ऐसा क्यों रखा है। तो देखिए जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में ये आएगा कि जिस तरीके के ताश के गड्ढे का जो लाल पान होती है, लाल पान की जो बेगम होती है, ठीक है, उसकी जो स्थान अपने ताश के गड्ढी में या ताश के पत्तों में उच्च होती है, ठीक उसी प्रकार से इसमें एक महिला है बिरजू की माँ, उसकी स्थान अपने समाज में, अपने घर में, अपने आसपास पड़ोस में स्थान उसका ऊंच रहा है। और इस वजह से लेखक ने इस कहानी के जो मुख्य पात्र है या इस कहानी की जो नायिका है उसका नाम पर ही लाल पान की बेगम शीर्षक को रखा है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि जो प्रस्तुत शीर्षक है हमारे पाठ्य पुस्तक
गोधोली भाग 1 से ली गई है। यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है और इस कहानी का मुख्य पात्र गांव में रहने वाली एक महिला स्वाभिमान, वर्चस्व और सौंदर्य गुण का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जिस प्रकार ताश के पत्तों में लाल पान की बेगम का स्थान उच्च है, उसी प्रकार इस कहानी में मुख्य पात्र बिरजू की मां का है, जिसमें ये सारे गुण दिखलाए गए हैं। यानी जो गुण ताश के पत्तों का होता है वो सारे गुण बिरजू के मां के अंदर दिखलाए गए हैं। अतः इन सभी गुण के आधार पर लेखक के द्वारा दिया गया यह शीर्षक कहानी की सार्थकता को स्पष्ट करती है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने आपको ऐसे भी समझाया और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी समझा दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो सप्रसंग व्याख्या करने की बात कर रहा है और इसमें क क्वेश्चन कहता है कि 4 मन पाठ जो झूठ होता है उसका पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव नहीं पड़ते। अब आइए इस कथन का या इस जो पंक्ति दिया गया है इसका मतलब समझते हैं, इसका व्याख्या करते हैं। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है, ये जो प्रस्तुत पंक्ति है हमारे पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 1 से ली गई है। लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से ईर्ष्यात्मक की भावना को उजागर किया है। जब बिरजू की मां को मखनी फुआ ने नाच देखने की बात कही तो उसने गुस्से भरी आवाज में उत्तर दिया। क्या उन्होंने उत्तर दिया कि जिससे गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई। देखिए जब मखनी फुआ पूछी थी बिरजू की मां से कि क्या नाच देखने नहीं जाओगी, तो उस कंडीशन में वो क्या बोली थी बिरजू की मां ये बोली थी कि जिसका आगे नाथ न पीछे पगहिया हो तब ना, यानी वो गुस्से भरी आवाज में उत्तर दी थी मखनी फुआ को, जिससे जो गुस्से भरी बात थी वो मखनी फुआ की देह में धस गई, जिससे मखनी फुआ ने अपनी बिरजू की मां की बहकी बात का इंसाफ पनभरनियों से करती हुई कहती है कि थोड़ा पैसा क्या हुआ कि बिरजू के मां के पांव, यहाँ पे पास नहीं होगा, बिरजू के मां के पास उसका पांव धरती पर पड़ता नहीं। सही है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि थोड़ा पैसा क्या हुआ बिरजू के मां के पास उसका पांव धरती पर पड़ता ही नहीं। ये कौन बोलता था? तो ये बोली थी मखनी फुआ। किसके प्रति? बिरजू की मां के प्रति। किससे? तो पनभरनियों से। समझ गए होंगे। अब अगला इसी का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि 10 साल की चंपिया है। क्या है? 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। इस कथन से चंपिया के प्रति माँ की किस मनोभावना की अभिव्यक्ति होती है? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि प्रस्तुत कथन के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बिरजू की मां कितनी गुस्सैल, संवेदनहीन तथा कठोर स्वभाव की है। बिरजू की मां, यहाँ पे बिरजू की मां छूट गया है, यहाँ पे बिरजू की मां कर लेंगे। बिरजू की मां चंपिया के प्रति क्रूर भावना के साथ व्यवहार करती है, जिससे उसके मन में चंपिया के लिए कोई प्यार या दुलार की मनोभावना को व्यक्त नहीं करती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस मनोभावना को व्यक्त कर रही है, तो उसकी जो मनोभावना है वो गुस्सैल, संवेदनहीन और कठोर, ये तीनों स्वभाव को यहाँ पे व्यक्त करती है और चंपिया के प्रति कोई प्यार दुलार की भावना को व्यक्त नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और हम आते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहा गया है कि बिरजू की मां का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मोज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटाकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ।
प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और पिता के संबंधों में कड़वाहट दिखाई पड़ती है। कड़वाहट अस्थाई है या अस्थाई, इन कारणों पर विचार कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि उपरोक्त कथन बिरजू के माँ के द्वारा तब कही गई जब बिरजू के पिता ने वादा किया था कि इस बार बलरामपुर की नाच बैलगाड़ी पर बैठाकर उसकी माँ को दिखाने ले जाएगा। यानी बलरामपुर का नाच दिखाने का वादा बिरजू के पिता ने अपनी पत्नी से किया था, ठीक है। परंतु शाम का समय रात में बीत रहा था। परंतु रात का समय क्या था? रात में बीत रहा था। फिर भी उसका पति बैलगाड़ी लेकर नहीं आया, तो गुस्से में इन सारी बातों को बड़बड़ाती है। इस कथन में पति पत्नी के बीच हो रहे खींचातानी तत्कालिक कड़वाहट को दिखाई गई है। जब बिरजू के पिता गाड़ी को लेकर आते हैं और नाच दिखाने ले जाते हैं, तो यही कड़वाहट प्रेम में बदल जाता है। यही जो कड़वाहट है वो प्रेम में बदल जाता है, जिससे ये पता चलता है कि यह जो कड़वाहट है वो क्या है? अस्थाई है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि क्या ये कड़वाहट अस्थाई है या अस्थाई। तो हम अपने कारणों से यहाँ पे प्रस्तुत किए कि ये जो कड़वाहट है वो क्या है? अस्थाई है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, जिसमें कहा गया है कि गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहां एक प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। पाठ के आधार पर बताएं। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि प्रस्तुत पाठ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित ग्रामीण परिवेश की कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण जीवन के आर्थिक उतार चढ़ाव, आपसी क्रोध और ईर्ष्या भावना का बेहतरीन चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत किया है। यहाँ पे ईर्ष्या की भावना को बेहतरीन चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत किया है। इस कहानी में लोग छोटी छोटी बातों पर रूठते हैं, जैसे कि मखनी फुआ, नहीं मखनी फुआ नहीं होगा, जैसे कि बिरजू की माँ उसके पति द्वारा देर रात घर आने पर, तथा मखनी फुआ बिरजू की माँ की बातों पर। लेकिन उत्सव, नाच गान तथा मेल मिलाप के अवसर पर साड़ी करवाहट को भूलकर खुशियां मनाते हैं, जैसे कि देर रात बैलगाड़ी आने के बावजूद हंसी खुशी से सभी नाच के साथ मेला देखने का खुशी मनाते हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर अगर फिर से आपको हम समझाना चाहे तो देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि गांव की जो गरीबी है, आपसी क्रोध है, उन सभी के बीच लोग ईर्ष्या की भावना करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो इस पाठ के आधार पे आपको बताना था। तो हमने बताया है कि ये जो कहानी है वो ग्रामीण परिवेश की कहानी है और इसमें आर्थिक उतार चढ़ाव को भी दिखाया गया है, आपसी क्रोध ईर्ष्या की भावना को दिखाया गया है। और इसका एग्जाम्पल आप तब देखेंगे जब बिरजू की माँ उसके पति द्वारा देर रात घर आने पर गुस्सा करती है और मखनी फुआ बिरजू की माँ की जो बात है उसको लेकर के गुस्सा करती है या आपस में ईर्ष्या की भावना हो जाती है। लेकिन ये सभी जो भावनाएं हैं नाच देखने या मेल मिलाप के अवसर पर ये साड़ी करवाहट या सारी जो आपस में ईर्ष्या भावना है वो समाप्त हो जाती है और सभी आपस में मिल करके खुशी मनाते हैं। और ऐसा कब देखने को मिला? जब बैलगाड़ी को लेकर के उसके पिता आते हैं, यानी बिरजू के पिता आते हैं और नाच दिखाने को लेकर के सभी को ले जाते हैं, तो ये जो कड़वाहट है वो आपस में प्रेम या खुशी में बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में कहा गया है कि कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बाल मन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि इस कहानी में दो पात्र बिरजू और चंपिया की है। दोनों आपस में भाई बहन का पात्र निभा रहे हैं।
इस कहानी में बिरजू बड़ा ही चंचल भाव को दर्शाता है, जैसे कि जब बिरजू के पिता अपने नई फसल के उपरांत खेत से धान की बालियां लाते हैं तो वह पहले ही जूठा कर देता है, फिर लोहे की कड़ाही को अपने सिर पर रखकर टोपी पहन लेता है, जिसे मिलिट्री टोपी वो कहता है। ठीक है, टोपी पहन लेता है। वही चंपिया अपने माँ के प्रति निठुर भाव के साथ स्नेह को दर्शाती है, जैसे कि जब उसकी माँ उसे शकरकंद छीलते समय उसकी बाल को पकड़कर झकझोरती है, खरी खोटी सुनाती है, फिर भी वह अपने बाल मन से वह कुछ नहीं बोलती है और सब प्रेम सभी मिलकर मेला या नाच का आनंद उठाते हैं। तो हमने इन दोनों का यानी बिरजू और चंपिया के बारे में आपको बताया और कैसे वो लोग आपस में मिलकर के भी इन सभी बातों के साथ आपस में मिलकर नाच देखने का आनंद उठाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, जिसमें कहा गया है कि लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखें। यानी आपको इसमें बता देना है कि लाल पान की बेगम है क्या। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है, जिसमें गरीबी, आपसी संघर्ष और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को उजागर किया गया है। कहानी में दिखाया गया है कि लोग कैसे अपने से छोटे, थोड़ा सा अपने से छोटे छोटे संघर्षों के बीच अपने प्राकृतिक जीवन को उत्साहपूर्ण बनाते हैं। लोग अपने रिश्ते में तनावपूर्ण होते हैं, परंतु उन सब कड़वाहट को दूर कर प्रेम की भावना का प्रसार करते हैं। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में बागी लोग मतलब गुस्से लोग, ठीक है, बागी लोग मतलब गुस्से वाले लोग या ताकतवर लोग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के साथ गहरे आवर्त में बंधे हैं, उसका जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। यानी लाल पान की बेगम के बारे में ये जो कहानी है वो किस तरीके से दर्शाता है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे समझा दिया। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, जिसमें कहा गया है कि कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम में प्रमुख पात्रों में बिरजू है, चंपिया है, बिरजू की माँ पिता है, मखनी फुआ, जंगी की पुतोहू जैसे पात्र हैं। इन पात्रों में सबसे प्रमुख पात्र बिरजू की माँ है, जिसका दबदबा सभी पर देखने को मिलता है। अब आइए सभी को समझ लेते हैं। जैसे बिरजू, तो बिरजू क्या है, इस कहानी की नायिका का पुत्र है जो नटखट, चंचल और मेहनती है। कठिन हालात के साथ वह परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। चंपिया की बात करें तो ये 10 साल की लड़की है और नायिका की क्या है, पुत्री है, जो मासूम, शांत मन वाली तथा अक्सर अपनी माँ की डांट फटकार को सहन करने वाली है। फिर अगर बिरजू की माँ की बात करें तो इस कहानी की वो नायिका है जो दुखी, संघर्षशील और अपने परिवार के कठिनाइयों की सामना करने वाली है। बिरजू के पिता की अगर बात करें, वो गोबर गणेश घरवाला है, अपने जीवन में मेहनत करने के बावजूद परिवार को सुख नहीं दे पाता है। जंगी की पुतोहू, जंगी की जो पतोहू है, जो किसी से भी नहीं डरती है और नई नवेली एक दुल्हन है। तो इस तरीके से कहानी के जो पात्र है उसको हमने अपने शब्दों में कहने की कोशिश की है। तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे। अब आता है क्वेश्चन 12 नंबर, जिसमें कहा गया है कि रेणु वातावरण और परिस्थिति का सम्मोहक और जीवंत चित्रण करने में निपुण है। इस दृष्टि से रेणु की विशेषताएं अपने शब्दों में बताइए। तो इसका उत्तर करेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु ग्रामीण परिवेश के एक निपुण लेखक रहे हैं। रेणु के रचना में ग्रामीण जीवन की सजीवता, प्राकृतिक सुंदरता और आम लोगों की भावनाएं
बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में सामने आती है। वे साधारण शब्दों में गहरे अर्थ व्यक्त करते हैं। उनकी कहानी में वातावरण ऐसा महसूस होता है कि पाठक स्वयं को उसी स्थिति में पाता है। रेणु अपने चित्रणों में पात्रों को बहुत ही सरल, प्राकृतिक और यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं। यदि उदाहरण के रूप में इस कहानी को लिया जाए तो इसमें लेखक ने ग्रामीण परिवेश के वातावरण से जोड़ते हुए हर एक स्थिति को दर्शाया है, चाहे वो आर्थिक, संघर्षशील या राग द्वेष हो। सब स्थिति को जीवंत चित्रण करने का कोशिश किया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है भाषा की बात। तो आइए भाषा की बात के सारे प्रश्नों को जानते हैं। इस भाषा के प्रश्न में सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित लोकोक्तियां का अर्थ बताते हुए स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे पहला दिया है, आगे नाथ न पीछे पगहिया, ये आपको लोकोक्ति दिया गया है, तो इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, ये आगे नाथ पीछे पगहिया का अर्थ है। और वाक्य में हम इसका यूज करेंगे कि मखनी फुआ के आगे नाथ न पीछे पगहिया है, यानी मखनी फुआ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगला क्वेश्चन, कथरी के नीचे दुसाले का सपना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किसी बात या स्थिति का आशा करना जो संभव नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे क्या संभव नहीं था, तो आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बिरजू की माँ कहती है, जब उसके बेटे या उसके बिरजू है, उसको किसी चीज की इच्छा होती है जो पूरा होने लायक नहीं है, तो वो उसी बात पे कहती है कि कथरी के नीचे दुसाले का सपना देख रहा है तू, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 3, धरती पर पांव न पड़ना, यानी इसका मतलब होता है अत्यधिक घमंड करना। उत्तर में वाक्य में हमने क्या प्रयोग किया है कि 4 मन पाठ का पैसा क्या हुआ, बिरजू की माँ का पांव धरती पर पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है कि सहुआइन में आइन प्रत्यय लगा हुआ है, आइन प्रत्यय से 5 शब्द बनाए। तो देखिए हम यहाँ पे आइन से बनाए हैं, जैसे हलवाइन, इसमें आइन प्रत्यय है, चौधराइन आइन प्रत्यय है, पंडिताइन आइन प्रत्यय, ठकुराइन इसमें भी है और नाइन में भी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बना लेने हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों का प्रत्यय बताएं। जैसे पड़ोसीन, यहाँ पे आपको दे रखा है पड़ोसीन, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, इन प्रत्यय। पगहिया, तो कौन सा प्रत्यय लगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आप लिखेंगे इन प्रत्यय, यहाँ पे पगहिया तो इया प्रत्यय, फिर यहाँ पे मुरलिया तो कौन सा लगा, इया प्रत्यय, खिलखिलाहट तो कौन सा प्रत्यय, आहट प्रत्यय। ये आपको लिख लेना है, ये चारों को, ठीक है। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के समास निर्धारित करें। जैसे यहाँ पे दे रखा है रसोई पानी, तो आइए रसोई पानी कौन सा समास हो जाएगा, आप बताएं जरा। तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, कौन सा, द्वंद्व समास। पचकौड़ी, ये आपका कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है। मान मनौती, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, कौन सा, द्वंद्व समास। दिया बाती, ये आपका कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। और बेटी पतोहू, ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ये आप इस तरीके से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें देखिए कहा गया है कि पाठ से देशज शब्दों को छांट कर लिखिए। देखिए देशज शब्द होता क्या है, तो देशज शब्द वो होता है जो अपने देश के अंदर बोला जाता है, अपना देसी भाषा को ही देशज कहा गया है। जैसे सहुआइन, ये आपका कौन सा है, देशज। बैलगाड़ी, घरवाला, गुदड़ी, ढिवरी, ये सभी आपका क्या है, देशज शब्द। तो ऐसे ही शब्द आपको बुक से पढ़ करके छांटना है और लिखना है।
और ऐसे शब्द को ही देशज शब्द कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।